हमने अभी तक पवन देखी। पवन क्या होती है? पवन का चलने का मुख्य कारण क्या था? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ पवन चलती है, ठीक है। या बोल सकते हैं निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ चलती है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। जहाँ उच्च दाब होगा वहाँ तापमान निम्न होगा, सॉरी, जहाँ तापमान निम्न होगा वहाँ उच्च दाब होगा, और जहाँ तापमान उच्च होगा वहाँ निम्न दाब होगा। निम्न ताप उच्च दाब, उच्च ताप निम्न दाब। और हवा कैसे चलेगी? इस डायरेक्शन में चलेगी, सॉरी उल्टा कर दिया। हवा चलेगी आपकी इस डायरेक्शन में, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, ठीक है। अब तीन तरह की पवनें होती हैं। एक होता है स्थायी पवनें, एक होता है मौसमी पवनें, फिर होता है स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें बोलते हैं इसको, प्राथमिक पवनें भी बोलते हैं, जो पूरे ग्लोब पे चलती है, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर चलती हैं, ये स्थायी पवनें होती हैं। इनकी डायरेक्शन, जगह, लोकेशन लगभग फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें हैं, कॉमा है। व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, लगातार एक ही दिशा में चलेंगे। जो आपको ये जो डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, पवनों की डायरेक्शन है, रेड कलर में जो दिखाया है पवनों की डायरेक्शन है। ये व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें हैं, ये पूर्व से चलती हैं, ठीक है, पूर्व से आ रही हैं, ठीक है। ये उत्तर पूर्व से आ रही हैं। फिर ये है पश्चिमी पवनें या पछुआ पवनें बोलते हैं इसको, ये पश्चिम से जा रही हैं, इसलिए इसको पश्चिमी या पछुआ पवनें बोलते हैं। फिर ये ध्रुवी पूर्वी पवनें, ध्रुव पे चल रही हैं और पूर्व की तरफ से आ रही हैं, ठीक है। ये लगभग पूरे साल, पूरे टाइम ऐसे ही चलेंगी। जैसे आप उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। दक्षिणी गोलार्ध में कैसे है, देखो पूर्व से जा रही है, ये इस तरह आएगी और ये इस तरह जाएगी, ठीक है। ये व्यापारिक पवनें हैं दोनों। फिर ये पछुआ पवनें फिर पश्चिम की तरफ से आ रही हैं। फिर ये पूर्वी पवनें हो गई, ध्रुवीय पूर्वी पवनें। तो ये पवनें स्थायी हैं, ये पूरा साल लगभग इसी दिशा में चलती रहती हैं और ये पूरे पृथ्वी पर फैली हुई हैं, ठीक है। ये प्राथमिक पवनें कहलाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद है मौसमी पवनें। ये पवनें क्या होते हैं, विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है इनकी। उदाहरण के लिए भारत में मौसम, जैसे अगर मैं भारत का मौसम हमने डिस्कस किया था, तो जब गर्मी का मार्च अप्रैल के बाद क्या होता है, मौसमी पवनें चलती है जो इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। दक्षिण दक्षिण पश्चिम से आती हैं पवनें और उत्तर पूर्व की तरफ जाती हैं, तो ये मौसमी पवनें है। लेकिन जब ये मौसम खत्म हो जाता है सितंबर अक्टूबर में, तो पवनें इस तरह चलती हैं, ठीक है। तो उलट जाती है पवनें, एक तरह से दिशा बदल जाती है ऋतुओं के अनुसार। ऋतुओं के अनुसार उनकी दिशा बदलती रहती है, इसको मौसमी पवनें कहते हैं। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये स्थल है और ये जल है, तो क्या होगा, जब ये हिस्सा ज्यादा गर्म हो जाएगा, गर्मी के दोपहर में स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, तो ये गर्म हो गया ये ज्यादा हिस्सा और पानी ज्यादा गर्म नहीं हुआ, तो जो गर्म होगा वहां पे दाब क्या होगा, वो निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। निम्न दाब हो जाएगा यहाँ पे दिन के समय, दिन के समय स्थल पर निम्न दाब हो जाएगा। निम्न दाब क्यों है, क्योंकि तापमान ज्यादा हो गया है यहाँ पे, और जल में तापमान उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे जो दाब है वो उच्च है अभी, ठीक है ना, उच्च दाब है। तो हवा कैसे चलेगी, पानी से स्थल की तरफ, ठीक है। और रात में क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा ज्यादा, जो जमीन वाला हिस्सा है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और ज्यादा ठंडा हो जाता है, और पानी अभी गर्म ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज पलट जाती है, ये उच्च दाब इधर हो गया, निम्न दाब इधर हो जाएगा, तो हवा ऐसे चलेगी। तो ये स्थानीय पवनें होती हैं, ठीक है ना। किसी विशेष समय पे चलती हैं, वर्ष के किसी वर्ष या दिन में विशेष समय पे चलती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें होती है, इसको लू कहते हैं। लू क्या होता है, स्थानीय पवन है, ठीक है, इसको लू कहा जाता है, गर्मी में चलती हैं। आपने तीन तरह की पवनें देखी, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। अब आगे पढ़ते हैं। ये चक्रवात बाद में पढ़ेंगे।
आर्द्रता आ गया, ठीक है। आर्द्रता क्या होती है? नमी को बोलते हैं कि वायु में कितना नमी है, मॉइस्चर कितना है, पानी कितना है, जलवाष्प कितना है, ठीक है। वायु के अंदर जलवाष्प या नमी कितनी है, ठीक है, उसको आर्द्रता बोलते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, गर्मी के कारण क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा। जैसे आपका छत है, छत पे अगर आप पानी डाल दो उसके ऊपर और दोपहर में देखोगे तो खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो वाष्पित हो गया, उड़ गया, ठीक है। उड़ के कहाँ जाएगा? वायु में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मॉइस्चर बढ़ जाएगा। तो आप कहते हैं ना कि जब गर्मी पड़ती है और गर्मी, जैसे बारिश के बाद क्या होता है, अगर बारिश हुई कहीं पे और फिर ज्यादा तेज गर्मी होती है तो वहां पे हमको उमस ज्यादा लगती है। उमस क्यों ज्यादा लगती है? क्योंकि जो नीचे पानी, जो जमीन का पानी वाष्पित होके वायु में आ गया और आपको महसूस हो रहा है, तो आपको उमस ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो आर्द्रता बढ़ जाती है उसकी, तो ये जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को, ठीक है, किसी भी समय वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जिस दिन वायु में जलवाष्प ज्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? आज मौसम बहुत नमी वाला है, यानी आर्द्र दिन है। और जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। जब वायु गर्म होगी, आप हवा को गर्म करोगे तो उसके अंदर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, रखने की, अपने अंदर रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं दो सिमिलर वायु आयतन लूं, मतलब ये वायु सेम वायु है, ये भी सेम वायु है, ठीक है ना, सेम इनका भार वजन सब सेम है, ठीक है। मान लीजिए एक लीटर वायु ये है, 1 लीटर वायु ये है, ठीक है। अगर ये ठंडा है, ये मान लीजिए ठंडा है, तो इसमें जलवाष्प कम होंगे, ठीक है, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम होगी। और ये गर्म है मान लीजिए वायु, तो इसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे गर्म होती है वैसे वैसे उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है, जितना गर्म करोगे उतनी आर्द्रता बढ़ जाएगी। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, ठीक है। आर्द्र दिन में क्या होता है, कपड़े सूखने में समय लगता है क्योंकि नमी होती है हवा में, मॉइस्चर ऑलरेडी होता है। एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। आर्द्र दिन में जो मॉइस्चर वाला टाइम होता है तो हमें चिपचिपा और थोड़ा नमी जैसा नहीं लगता शरीर के ऊपर, वो इसी वजह से लगता है क्योंकि हवा में आर्द्रता बहुत ज्यादा है, ठीक है। हवा में आर्द्रता ज्यादा है। जैसे कि आप जब मान लीजिए आपके पसीना है शरीर में, ठीक है, और गर्मी पड़ रही है, गर्मी है और शुष्क है, मतलब शुष्क मतलब क्या होता है, पानी कम है उस हवा में, शुष्क है, तो क्या होगा, आपके मॉइस्चर को ये ले लेगा, ठीक है, और आपके शरीर में पसीना नहीं टिकेगा। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर ले चुका होगा हवा, उसके बाद ये और मॉइस्चर नहीं लेगा तो आपके शरीर में पसीना दिखाई देगा, ठीक है। तो ऑलरेडी वायु जो है वो बहुत ज्यादा आर्द्र हो गई है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू होता है, ठीक है। ठंडा कैसे होता है? जैसे ये आपका यहाँ से जलवाष्प था, ऊपर उठा, ये हवा फैल गई, तो फैलती है तो ये जलवाष्प क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। ये जलवाष्प ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद ये संघनित हो जाता है। जलवाष्प संघनित मतलब कि जम जाता है, संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। जलवाष्प फिर से जल, जैसे आप पतीले में पानी गर्म करते हैं, ऊपर ढक्कन लगाते हैं तो ढक्कन के नीचे पानी जमा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे संघनित हो गया सारा जलवाष्प, ठीक है। जलवाष्प था वो संघनित हो गया है और वो पानी की बूंदें बन गई। पानी की बूंदों की वजह से जब बादल क्या होता है, इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब पानी की बूंदें पूरा एक समूह में बनती है तो ये बादल कहलाते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि ये तैर नहीं सके तो फिर ये नीचे गिर जाती हैं और इनसे क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है। पहले जल की बूंद इतनी छोटी थी, फिर जल की बूंद जो थी बहुत बड़ी हो गई, ठीक है, और बड़ी हो गई, और जब ये बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी तो नीचे गिर जाएगी, ठीक है ना। तो बारिश होती है, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। फिर है आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। जैसे आपने कभी हवाई आकाश में देखा होगा तो आपको
कुछ हवाई जहाज बहुत ऊंचाई पे जब जाते हैं, जेट जो होते हैं, तो उनके पीछे पूंछ की तरह बन जाता है सफेद लाइन। ठीक है, सफेद क्यों बनता है? क्योंकि इनके इंजनों से निकली नमी जो है वो संघनित हो जाती है। वो एक तरह से बादल ही है। जो जेट के पीछे जो लंबी लाइन दिखाई देती है सफेद कलर की, वो एक तरह से उसके जेट के पीछे जो नमी निकली वो संघनित होगी निकलते के साथ। ठीक है, तो वो एक तरह से आपको सफेद पूंछ दिखाई देती है उसकी बहुत बड़ी। वायु के गतिमान न रहने पर की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऊपर वायु नहीं चल रही उतनी तेज, तो ये आपको एक रास्ते की तरह दिखाई देगी। ठीक है, आपको आसमान में ऐसे दिखाई देगा, दो रास्ते की तरह दिखाई देगा। जो जेट जाता है, ठीक है, जेट जाता है आगे जो भी है, तो यहाँ पे आपको ये रास्ते की तरह दिखाई देगा, सफेद रास्ते की तरह दिखाई देता है ये वाला। क्यों होता है कि उसके पीछे जो नमी निकल रही है वो संघनित हो गई वहीं के वहीं, और वायु गतिमान नहीं है उधर, तो ये आपको कई देर तक वहां दिखाई देगी, कुछ देर तक। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरना वर्षण या वर्षा कहलाता है। जब पृथ्वी पर जल गिरता है तो हम क्या बोलते हैं कि बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। ज्यादातर भौम जल यानी जल, धरती का जो जल है, धरती पे जो जल है वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ज्यादातर जो धरती पे जल है वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। ठीक है, जब पहाड़ी पे आपको पौधे हैं, काट दोगे इसको तो फिर ये कटाव होने लग जाता है यहाँ से। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ कट जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत मतलब बेतहासा एकदम पहाड़ी से नीचे गिरता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। अब पेड़ होगा यहाँ पे तो पेड़ की जड़ें कुछ जल को संरक्षित करके रखती है। बहुत सारे पेड़ होंगे तो जल को संरक्षित करके रहेंगे और बाढ़ नहीं आएगी। जब पेड़ सारे काट दोगे तो कुछ संरक्षण नहीं हो रहा, सीधे आएगी नीचे, तेजी से आएंगी, कटाव करते हुए आएंगी और नीचे बाढ़ लाएंगे नीचे वाले हिस्से में। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं। हमने देखा था वर्षा के, देख रहे हैं वर्षा के 3 प्रकार हैं। पहला है संवहनी वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरा है चक्रवाती वर्षा। ठीक है, वर्षा 3 प्रकार से होती है। अगर मान लीजिए वर्षा का होने का एक ही कारण है। ठीक है, वर्षा होने का एक ही कारण है। कारण क्या है? गर्म हवा का ऊपर उठ के ठंडा हो जाना। आर्द्र और गर्म हवा का ऊपर उठ के ठंडा हो जाना बारिश का यही कारण है। लेकिन इस प्रक्रिया के 3 कारण है, गर्म होकर ऊपर उठने के 3 कारण है। पहला कारण है कि गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मान लीजिए बहुत ही ज्यादा है, जैसे भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर गर्मी बहुत ज्यादा है तो वहां पे संवहनीय वर्षा होती है। जो हवा है, मॉइस्चर हवा है, नमी वाली हवा है, वो इतनी गर्म होती है कि अपने आप ऊपर उठ जाती है, बहुत ऊंचाई तक जाती है और बादल बन जाते हैं, वो फिर वर्षा करती है। ठीक है, फिर दूसरी है पर्वतीय वर्षा। मान लीजिए आपकी जो हवा है ऐसे जा रही है, आर्द्र हवा है, ठीक है, जा रही है आर्द्र हवा जा रही है, यहाँ पे बीच में पहाड़ आ गया, बीच में, एक मिनट, बीच में पहाड़ आ गया है आपका। ठीक है, पहाड़ आ गया तो आर्द्र वाली आर्द्रता है इसके अंदर, नमी भी है, लेकिन यहाँ पहाड़ आ गया तो पहाड़ से टकरा के ऊपर उठ जाएगी। हमें तो ऊपर उठाना था किसी तरह हवा को, ऊपर उठ गई, बादल बन गए। ऊपर उठेगी, ठंडा हो जाएगा, बादल बन जाएंगे, बारिश हो जाएगी। तीसरा क्या होता है? चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती में क्या होती है कि जो हवा है वो इस तरह से, चक्रवात जब होता है तो निम्न दाब क्षेत्र बनता है और उसके आजू बाजू हवा घूमती है और ये एक जगह जाके ऊपर उठती है। ठीक है, चक्रवात हम बाद में पढ़ेंगे। चक्रवात वर्षा 2 तरह से होती है, एक हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान कर लो, चक्रवात में भी गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है और बारिश करती है। ठीक है, तो मेन कारण एक ही है, गर्म और आर्द्र हवा का ऊपर उठना। ठीक है, गर्म और आर्द्र हवा का ऊपर उठना ही मेन कारण है बारिश के लिए। लेकिन इसके उठने के 3 कारण है। एक तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई और हवा बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा ही ऊपर चली गई और बादल बन गए। दूसरा था कि गर्मी ज्यादा नहीं थी लेकिन बीच में पहाड़ आ गया, पहाड़ से हवा टकराई और ऊपर चली गई। तीसरा था चक्रवात की वजह से हवा ऊपर चली गई। तो मेन कारण है कि सिर्फ गर्म हवा को ऊपर जाना है। फिर है पौधे जीव जंतु के लिए वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। धरातल को ताजा जल मिलता है। यदि वर्षा कम हो तो सूखा पड़ता है, इसके विपरीत ज्यादा हो तो बाढ़ आ जाती है। खत्म हो गया। उसके बाद वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो हवा की चादर है उसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है बताओ?
वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? कल हमने पढ़ा था इसको डिटेल में। कुछ गैस बहुत ज्यादा है वायुमंडल में, कौन सी है? कोई ऑनलाइन है कि सब? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना है? 78% है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? 21% है। रिवाइज करो डेली डेली। बाकी दूसरी हाँ, गैस फिर है। बाकी ऑर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब है। ठीक है, तीसरे नंबर पे ऑर्गन है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती थी? एनीवन? हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड ये ऊष्मा पेड़ को पौधों। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें आती हैं तो जब ये वापस भेजती है तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? अपने में सोख लेती है शोषित। और इसको, इस एनवायरनमेंट को, वायुमंडल को गर्म रखती है। इसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस या हरित गृह। जैसे आप बंद कमरे में, शीशे वाले कमरे में होते हैं, रोशनी अंदर तो आ जाती है, गर्म रोशनी, लेकिन बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, शीशे को पार करके बाहर नहीं जा पाती, तो ये कमरा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ऐसे इस तरह कमरे को ग्रीन हाउस कहते हैं। और ये जब हमारे वायुमंडल में सेम प्रोसेस होता है तो हम इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये इसके बाद क्या है? मौसम किसे कहते हैं? दिन प्रतिदिन, ठीक है, या हर घंटे जो वायुमंडल में परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं। वर्षा के 3 प्रकार लिखो, अभी मैंने बताया था 3 प्रकार की वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय हाँ, चक्रवातीय वर्षा। वायु दाब क्या है? जो वायु का भार है वो जब नीचे लगता है तो उसको वायु दाब कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल जो भार अपने भार से नीचे दबा रही है, जो बल लगा रही है, ये बल है। वायु दाब क्या है? बल है। कौन सा बल? जो वायु अपने भार की वजह से लगा रही है। जैसे आपको एक हाथ के ऊपर एक दूसरे हाथ से प्रेस करो, एक हाथ को दूसरे हाथ से प्रेस करोगे तो आप अपने वजन को उस पर प्रेस कर रहे हो, तो दबाव डाल रहे हो। उसी दबाव वाले बल को क्या कहते हैं? प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर यानी कि वायु दाब। हवा लगा रही है उसको, प्रेशर को, तो वायु दाब है। अब फिर कौन से हानिकारक किरणों से बचाती है? कल के टेस्ट में भी था शायद हमारे पास, ये वाला कल के टेस्ट में भी था कि हमें कौन सी गैस, ओजोन। ओजोन। हमें नाइट्रोजन या हानिकारक, ओजोन। ओजोन हमें ओजोन। हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है? सबसे महत्वपूर्ण शोभ मंडल है। मंडल। ठीक है, क्योंकि इसी में सारे मौसम होते हैं, हम ऑक्सीजन इसी में लेते हैं, सारे पेड़ पौधे इसी में उगते हैं। ठीक है, शोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। बादल। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से बादल विहीन कौन सी है? शोभ मंडल में तो बादल होंगे ही होंगे, इसमें तो होते ही है बादल। विहीन बोला है भाई, बादल किसमें नहीं है? क्वेश्चन को पढ़ने से, आंसर देने से पहले कम से कम 2 या 3 बार पढ़ो कि पूछा क्या गया है। वायुमंडल की निम्न परतों में से, यानी इन परतों में से कौन सी बादल विहीन है, किसमें बादल होते ही नहीं बिल्कुल? तो शोभ मंडल में होते हैं। मंडल में, शोभ मंडल में तो होते हैं ना, मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ बादल विहीन है, बादल नहीं है, कहाँ नहीं है? शोभ मंडल में तो बादल होते हैं, समताप मंडल में भी कभी कभी होते हैं, मध्य मंडल में कोई बादल नहीं होते, यहाँ कोई बादल नहीं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर आंसर दो। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है? कम होता है कि बढ़ता है? जब हम घटता है, घटता है। हाँ ठीक है ना, वायु दाब ऊपर चलेगा तो घट गया वायु दाब। ठीक है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो हम उसे क्या कहते हैं? वृष्टि मतलब पानी। ठीक है, तरल रूप में नीचे वर्षा। वर्षा। फिर हमको इसको जोड़े बनाने हैं। व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने क्या है? स्थायी पवने हैं, स्थायी थी। ठीक है, हमेशा रहती है पृथ्वी पर, पूरे साल रहती है। लू, लू कौन सी पवने है? स्थानीय पवने हैं, स्थानीय पवने हैं। स्थानीय। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसको, स्थानीय पवने हाँ। हैं। मानसून कौन सा है? मौसमी पवने हैं। मौसमी पवन। पवन खुद क्या है? पवन की क्षैतिज गति। पवन की क्षैतिज गति है।
क्षैतिज दिशा में जब पवन बहती है, वायु बहती है, तो उसको पवन कहते हैं। फिर आओ खेलें, रहने दो, खेलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका ये खत्म हो गया। अब आपका जल शुरू हो गया है। ठीक है, 7 बज गए हैं, अभी 5-10 मिनट 15 मिनट और कर सकते हैं। ठीक है, अब जल आ गया। हमने अभी तक वायुमंडल थोड़ा सा पढ़ लिया डिटेल में। अब पढ़ेंगे जल। जल के बारे में आपके दिमाग में क्या आता है? नदी, जलप्रपात, बारिश, नल से जल, वो सब सोचने लगते हो। बच्चे गड्ढे में नाव तैराते हैं जल में भरकर, ये सब चीजें होती है। जल क्या होता है? जल आता है, कहाँ चला जाता है? गड्ढे में देखा है कभी जल भरा हुआ है, कभी नहीं भरा हुआ है। तो सबसे जो इस साइकिल, जो पूरा जो चक्र चलता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारक क्या है? सूर्य का ताप। सूर्य का ताप पृथ्वी पर होने वाली लगभग सभी प्रक्रियाओं में, जो बाहर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, सभी प्रक्रियाओं में सूर्य का ताप सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी चीज, सूर्य के ताप से ही अगर देखोगे तो सभी कुछ होता है। बारिश, पानी, हवा, मौसम, वायुमंडल, जलवायु, सब सूर्य के ताप के कारण है। तो सूर्य के ताप के कारण जल। हाँ जी, सूर्य ताप के कारण क्या होता है? सूर्य का जो ताप होता है, सूर्य की जो गर्मी होती है, उसके कारण जल जो है वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है, वाष्प बन जाता है। ठंडा होने पर यही जल वाष्प बादल बन जाता है, संघनित होकर बादल बन जाता है। यहाँ से हम वर्षा, हिम और सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जो बादल बन जाता है, बादल से क्या होता है? बारिश होती है, पानी की बूंदें गिरती हैं, कभी कभी ओले गिरते हैं। ठीक है, ये सब समुद्र या धरती या समुद्र पर नीचे की तरफ गिरता है। तो ये चक्र चला आपका। ठीक है, पानी था, पानी ऊपर गया, फिर बादल बना, फिर नीचे आ गया। ठीक है ना, तो ये चक्र है, जल चक्र। इसमें मेन कारक क्या है? सूर्य का ताप। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों और वायुमंडल के बीच चक्कर लगाता है, महासागर, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र जैसे आप डायग्राम में देखोगे, जल चक्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से पानी गर्मी से वाष्पित होकर ऊपर गया, ऊपर होके संघनन हो गया इसका, और बादल बन गया। ठीक है, बादल बन गया ये। अब बादल फिर क्या हो रहा है? फिर बारिश हो गई इसकी, फिर पहाड़ों पे गिरा, और फिर ये पहाड़ों से सारा पानी नदियों के थ्रू फिर महासागरों में चला गया। कुछ जल यहीं से वाष्पित हो जाता है, कुछ जल यहाँ से वाष्पित हो जाता है, कुछ यहाँ पे खड्डे उड्डे होते हैं, यहाँ से वाष्पित हो जाता है। भूमि का जल भी वाष्पित हो जाता है। तो सारा जल जो होगा गर्मी के कारण वाष्पित होगा, फिर बादल होगा, फिर बारिश होगा, फिर ये सब होता है। इसे जल चक्र कहते हैं। जो जल लगातार चक्कर काट रहा है, अपने स्वरूप को बदल रहा है, जल वाष्प से बादल, बादल से जल, जल से फिर जल वाष्प, इसको हम जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वो आज भी मौजूद है। ठीक है, जो जल बहुत पहले से मौजूद था, वो जल आज भी है, वो जल कहीं बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, जल वाष्प जो है वो वायुमंडल छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जो जल पहले से था, शताब्दियों से, 100 साल से था, वही जल आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम हरियाणा में सिंचाई के लिए कर सकते हैं, हो सकता है कि सैकड़ों वर्ष बाद वो ब्राजील के अमेजन जंगलों में बह रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं जो जल हमारे बिहार से वाष्पित होकर और ऊपर गया है वही जल बिहार में गिरेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे बारिश हो गई, बारिश बहुत तेज हो रही है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से जल वाष्पित होके गया था, फिर ये बहुत दूर जाके कहीं दूसरे देश में जाके गिरा, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो जल का यही चक्र होता रहता है। अलवण जल के मुख्य स्रोत, अलवण जिसमें साल्ट नहीं है, लवण नहीं है, खारा नहीं है, जो खारा नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अलवण जल। जो खारा कम है या नहीं है, कम या नहीं है, उसको अलवण बोलते हैं। उसमें लवण नहीं है, अलवण मतलब लवण नहीं है, लवण मतलब नमक, साल्ट। तो उसके स्तोत्र क्या है? खारा पानी। खारा नहीं है बोल रहा हूँ, जो खारा नहीं है उसके अरे स्तोत्र क्या? अलवन जल बोल रहे हो ना आप? एक मिनट। अलवण जल जो खारा नहीं है या बहुत कम है, वो जल के मुख्य स्तोत्र क्या है? मतलब साफ जल बोल सकते हो, या शुद्ध जल जो बोलते हैं, तो उसके स्तोत्र क्या है? नदी, ताल, सोते एवं स्रोते है, स्रोते एवं हिमनद। ठीक है, यहाँ साफ पानी मिलता है, नदी, तालाब या जो बर्फ का पानी, नदियां होती हैं,
उसमें साफ पानी मिलता है, उसमें लवण कम होता है, नहीं के बराबर होता है। लेकिन जब हम महासागर की बात करें, महासागर और समुद्र का जल होता है वो लवणीय होता है, वो खारा होता है, उसमें लवण मिला हुआ होता है। ठीक है, किसी शब्द के पीछे अ लग जाए, समझ लीजिए वो शब्द का उल्टा है। ठीक है, शब्द के पीछे, कई शब्द के पीछे अ लगा दिए जाते हैं, जैसे अज्ञानता। ठीक है, अज्ञानता, इसका मतलब क्या है? ज्ञान नहीं है, अ मतलब उसको नहीं ज्ञान होता है। नहीं ही है। ठीक है ना, अ का मतलब होता है नहीं, लगभग में, सब में नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं कि अनार मतलब अनार नहीं है। ठीक है, अनार में भी तो होता है कि अ लगा होता है, इसका मतलब नहीं नार नहीं है वो। तो अ का लगभग मतलब होता है कि उसमें नहीं जोड़ गया है। ठीक है, अलवण और लवणीय जल, जिसमें अधिक जो खारा पानी होता है समुद्र का, वो लवणीय होता है। इसमें अधिकांश कौन से लवण होते हैं? कौन से लवण होते हैं? सोडियम क्लोराइड, नमक, जो हम सोडियम क्लोराइड। जो नमक हम खाने में यूज करते हैं उसका फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl, Na मतलब सोडियम, Cl। Cl मतलब क्लोराइड। तो NaCl जो क्लोरीन। खाने में पूजा जाता है ये होता है क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो समुद्र में जो सबसे ज्यादा लवण होता है, और भी लवण होते हैं, और भी तरह के नमक होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लवण जो होता है वो यही होता है, NaCl। इसीलिए जो हमारे जो नमक बनता है वो ज्यादातर समुद्री पानी से ही बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये देखिए कौन सा डायग्राम दे दिया है, ये मैप दे दिया गया है, किस लिए दिया गया आगे पढ़ते हैं। जल का वितरण। अब यहाँ जल का वितरण समझाया गया। पहले हमें जल का वितरण क्या समझाया था? 97% खारा है और 2% कुछ है जो मीठा जल है। 98 या 97% जो है खारा है और 2% मीठा जल है, साफ जल है। छठी क्लास में था, अब 7वीं क्लास में इसको थोड़ा डिटेल में कर दिया आगे। ठीक है, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है जल से ढका है। 3/4 मतलब 3/4 भाग जो है वो जल है, और 1/4 भाग जो है वो स्थल है। ठीक है, ठीक है ना। तो 75% लगभग, 75% भाग जो है वो जल है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में 71% आ रहा है, ठीक है, या 74% आ रहा है, और बाकी ऑप्शन नीचे है, तो इन्हीं ऑप्शन यही आंसर होंगे। एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा जाता आपसे। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता, हो सकता है 75% लिखा हो, कई बार हो सकता है ऑप्शन में 74% लिखा हो। एग्जैक्टली कोई नापने नहीं जाता कि जल कितना है। ठीक है, तो 3/4, लगभग 3/4। यदि धरती का थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी सामना क्यों करना पड़ रहा है? अगर हम मान रहे हैं कि जो धरती पर 75% जल है और सिर्फ 25% स्थल है, तो हमें पानी की कमी क्यों होती है? कई देशों में पानी है ही नहीं, बहुत कम पानी है, पीने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। जैसे राजस्थान में देख लो, पानी कई किलोमीटर जाके लाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर जो जल मौजूद है, वो हमारे लिए मौजूद है, उसका वितरण अलग अलग तरीके से हुआ है। क्योंकि सबसे ज्यादा जल जो है वो महासागर में, जो पीने लायक है ही नहीं। महासागर में 97% जल जो है, 97.3% जल जो है महासागर में है, जो कि खारा है, जो कि खारा है या फिर लवणीय है। ठीक है, लवणीय है। फिर बर्फ में जो ढका हुआ है वो 2% है, 2% बर्फ में है। जैसे कि आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक हो गया, हिमालय के ऊपर हो गया बर्फ, किलिमंजारो में बर्फ हो गया, या जहां बर्फ है, तो 2% बर्फ में हो गया, तो 97 और 2 कितना हो गया? 99% पानी तो हमसे दूर है। ठीक है, अब भूमिगत जल कितना है? 0.68%, 0.68%। झीलों में कितना है? 0.009। ठीक है, और नदियों में कितना है? देखो आप नदी में देखोगे तो सबसे कम है नदी में पानी, नदी में सबसे कम है। तो जितना हम पानी देखते हैं वो सबसे कम पानी हम देखते हैं। जो हम नदी देखते हैं कि नदियों में इतना पानी है, इतना सारा पानी है, वो सबसे कम है एक्चुअली। सबसे ज्यादा पानी कहाँ है? महासागर में, फिर बर्फ छत्रक में, फिर भूमिगत में, झीलों में। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल में, उसके बाद नदियों में। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरह से याद करना है इसको, कितना पानी कहाँ कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट वाला है थोड़ा सा। लवणता क्या होती है वो पता ही आपको, कितना नमक घुला हुआ है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इजराइल का मृत सागर है, डेड सी है, उसमें जो है 350 ग्राम
नमक होता है 1 लीटर में। 1 लीटर पानी में आप 1 पाव से ज्यादा नमक मिला दो, वो जितना नमक खारा होगा, वहां का जो सागर है उतना खारा है। इसको मृत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एकदम, यहाँ कुछ जीव जंतु हो नहीं पाते, ठीक है, जीव जंतु इसमें रह नहीं सकते। इसको मृत सागर बोलते हैं। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं। प्लव मतलब जैसे आपको तैरना भी नहीं आता ना इसके अंदर, और इस सागर में आप चले गए तो आप डूबोगे नहीं, क्योंकि जो घनत्व है, जितने पानी घनत्व पर आप हो, उसका घनत्व आपसे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये पानी में नमक बहुत ज्यादा घुला हुआ है। ठीक है, इस पानी में इतना नमक घुला हुआ है कि इसका घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसी को साल्टी सी कहते हैं। सॉल्टी सी मतलब सारे सी, सभी सी सॉल्टी होते हैं। एक है ना शायद नॉर्थ अमेरिका पे, इजराइल पता नहीं, कोई साल्टी सी भी है ना शायद। सॉल्ट लेक होगा, सॉल्ट लेक कोलकाता में है। नहीं पता, ठीक है, अब्रॉड कहीं था। हाँ, तो ये अमेरिका में भी बहुत सारे झील हैं। सी नहीं होगा, लेक होगा। ठीक है, वो लेक होगा शायद, देखते हैं आएगा तो। ठीक है, जो नमक होता है उसकी अधिकता क्या बना देती है, सघन बना देती है, पानी को घनत्व को बहुत ज्यादा बना देती है। और कोई चीज कब डूबती है, जब जो उस चीज को गिराया जाए उसका घनत्व ज्यादा हो पानी से। अगर पानी से उसका, जैसे ये दो मैंने एग्जांपल लिए, ठीक है, ये पानी का घनत्व बहुत ज्यादा है, इसका घनत्व कम है। इसमें अगर कोई सेम आदमी जाएगा तो डूब सकता है, क्योंकि इस पानी का घनत्व कम है इस आदमी से। लेकिन अगर यहाँ देखो तो इसका घनत्व जो है आदमी से ज्यादा है, तो ये डूबेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें पानी में डूबता नहीं, चाहे उसको तैरना भी आता हो, तैरना ना आता हो। लेकिन वो उसमें जाएगा तो उसका सारा शरीर हो जाएगा, नमक हो जाता है बहुत ज्यादा, उसको उसमें केमिकल लगा के जाना पड़ता है, लोशन लगा के जाना पड़ता है। ठीक है, साधारण क्रियाकलाप ये सब है, 2 लीटर जल लो, ये लो वो लो। ठीक है, इसके बाद है, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यास होने पर जल ही हमें प्यास बुझा सकती है, आप मिरिंडा लिम्का नहीं पी सकते, उससे प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे में आपको क्या नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने से हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि जो हम यूज कर सकते हैं वो सिर्फ लगभग 2.7% ही है, जो यूज करने लायक है, जो उपयोग करने लायक है वो 2.7% है। बाकी 97.3% क्या है, महासागर है, खारा है ये। और यही साफ पानी है जिसको यूज कर सकते हैं। इसमें से भी बहुत ऐसा है जो हमारे हद से बाहर होती है, जैसे भूमिगत जल में हम सारा भूमिगत जल नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, तो क्या ये बहुमूल्य संसाधन नहीं है हमारे लिए? इसके बाद है आपका महासागरीय परिसंचरण। यहाँ से हम अभी करें कि कल से करें, ये अलग टॉपिक हो गया थोड़ा सा। कल कीजिएगा, आज रहने दीजिए। ठीक है जी।